वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है संपूर्ण IAS-PCS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम के लिए जो अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम्स हैं उसके लिए अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। आपको बताना चाहूँगा कि संपूर्ण IAS-PCS के प्लेटफॉर्म पे हमने एक नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है जिसमें PCS प्रीलिम्स एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया जाएगा और साथ ही मॉडल क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया जाएगा। आपके एग्जाम्स में इन क्वेश्चन का रोल ये होता है, आप पढ़ते तो बहुत हैं, नॉलेज भी बहुत होता है, लेकिन क्वेश्चन हैंडल करना एक डिफरेंट थिंग होती है। नॉलेज होते हुए भी आप बहुत बार क्वेश्चन नहीं हैंडल कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती है। जब आपको अच्छा स्कोर करना है एग्जाम में तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इस टेस्ट सीरीज में आप देखेंगे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉडल क्वेश्चन पेपर इसमें कवर किए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडर्न इंडिया से। मॉडर्न इंडिया में हमारा सामाजिक और धार्मिक आंदोलन यानी सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट जो हुआ था 19वीं सदी में, उससे संबंधित प्रश्नों को इसमें देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रदूत कौन था। ठीक है, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रदूत कौन था। चार ऑप्शन दिए हुए हैं: देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय। तो आई होप कि इसका आंसर आप सभी को पता होगा क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बिल्कुल आप इस आंसर को जानते हैं और इसका सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स, जब भी हम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो भी टॉपिक हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे राजा राम मोहन राय हैं, अगर ये नाम आ गया, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कोशिश करिए, देखिए कि प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन यहां से उठा के PCS प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। UPSC का प्रीलिम्स थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, लेकिन PCS के जो क्वेश्चन होते हैं वो फैक्ट बेस होते हैं, फैक्ट ज्यादा पूछा जाता है ना। तो राजा राम मोहन राय जी से भी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें फैक्ट ज्यादा होंगे, है ना। तो पढ़ते समय इस बात को केयर करना है कि कौन कौन से फैक्ट। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो राजा राम मोहन राय से पूछे जाते हैं उसको यहां पे देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय को बहुत सारे नामों से, बहुत सारे नेम से पुकारा जाता है। ठीक है, बहुत सारी नेम और उपाधियां उनको दी गई हैं। आपको पता होगा कि उनको पत्रकारिता का जनक कहा जाता है, पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी इनको टाइटल दी गई है। दूसरा, इनसे रिलेटेड फैक्ट क्या है, ये तो सभी को पता है कि राजा राम मोहन राय जो थे वो बंगाल से थे। ठीक है, ये पूछ लेता है। इनकी जो एजुकेशन हुई थी वो कलकत्ता और बनारस में हुई थी। इन्होंने देख लेते हैं कि कौन कौन से संगठन बनाए, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राजा राम मोहन राय ने 1814 या 15 में, किसी किसी बुक में 14 होता है, किसी 15 में, कहीं कहीं 15 मिलेगा, आत्मी सभा का गठन किया था। ये पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको राजा राम मोहन राय ने बनाया था। ठीक है, अब दूसरा जो संगठन बनाया था इन्होंने, वो बनाया था वेदांत सोसाइटी। ठीक है, ये दो सोसाइटी इन्होंने बनाई थी, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। तीसरा संगठन इन्होंने बनाया था कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी। ठीक है, और फोर्थ इन्होंने जो बनाया था वह ब्रह्मा समाज। ये सभी को पता है।
ये कब बनाया था? 1828। तो हम राजा राम मोहन राय को देख रहे थे, एक क्वेश्चन हैंडल किया, उसके साथ साथ हमने देखा कि राजा राम मोहन राय से रिलेटेड कौन कौन से और क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस में हमने देखा कौन कौन से फैक्ट पूछे जा सकते हैं। तो उसमें देखा कि इनको बहुत सारे नेम से बुलाया जाता है इंडिया में। इसके अलावा बेसिक इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था, बनारस में इनकी एजुकेशन हुई थी, और कलकत्ता में ऑर्गेनाइजेशन जो इन्होंने बनाए थे, पहला था आत्मीय सभा 1814-15 में, दूसरा था वेदांत सोसाइटी इन्होंने बनाई थी। यहां कंफ्यूज नहीं होना है, एक वेदांत सोसाइटी बनाई थी, एक वेदांत कॉलेज भी आगे चल के बनाएंगे। इसके अलावा इन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी बनाई थी, और फोर्थ है ब्रह्मा समाज। सबसे ज्यादा फेमस यही है जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि इन्होंने कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे। तो इस पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इनसे रिलेटेड और क्या क्या फैक्ट हैं राजा राम मोहन राय से, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा, वेदांत कॉलेज की भी स्थापना इन्होंने की थी, किसने? राजा राम मोहन राय से, ठीक है। कब? 1817 में और 1825 में, ठीक है। इनसे रिलेटेड एक और पॉइंट पूछा जाता है, वो ये है कि इनको राजा की उपाधि किसने दी थी, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी जो मुगल सम्राट था अकबर सेकंड, अकबर द्वितीय, उसने इनको राजा की उपाधि दी थी। हुआ ये था कि अकबर सेकंड जो था उसको अंग्रेजों से पेंशन मिलती थी, ठीक है। उस पेंशन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय को चुना और इनको इंग्लैंड भेजा, राजा राम मोहन राय को अपना केस लड़ने के लिए। और उसी टाइम पीरियड में अकबर सेकंड ने इनको राजा की उपाधि दी। और यहां से एक और फैक्ट पूछा जाता है, जब ये इंग्लैंड गए राजा राम मोहन राय, तो वहीं इनकी डेथ भी हो जाती है ब्रिस्टल में, ठीक है, वहीं इनकी आज समाधि भी है। तो ये फैक्ट भी आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए। तो राजा राम मोहन राय से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उन सारे पॉइंट्स को हमने देखा। इसी तरह इंटरलिंक करके पढ़ना है। होता क्या है कि आप केवल कंटेंट पढ़ लेते हैं या क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर राजा राम मोहन राय पे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कोई एक क्वेश्चन उठा के दे देगा, मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन कौन से बनाए उन्होंने, उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन पूछेगा। अगर कॉलेज की बात पूछे तो एक ही कॉलेज पूछेगा। उनकी बहुत सारी उपाधियां हैं, एक ही उपाधि पूछा जाएगा एग्जाम में। लेकिन आपको करना क्या है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आप ये याद रखिए कि क्या इस पॉइंट पे इस व्यक्ति से संबंधित कितने मैक्सिमम मुझे पॉइंट्स याद है, तभी आप एग्जाम्स में क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे, है ना। चाहे कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या जो टेस्ट सीरीज आती है, उसमें सारे क्वेश्चन नहीं दिए जा सकते, तो आपको थोड़ी सी वहां पे मेहनत करनी होगी, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यात प्रकाश, ठीक है, की रचना किसने की थी, ठीक है। व्हाट वाज द कंपोजिशन ऑफ सत्यात प्रकाश? इस बुक की रचना किसने की थी? चार ऑप्शन है, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, विवेकानंद जी और स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आप लोग कोशिश करें इसका आंसर देने की। आइए देखते हैं। इसका सही आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना। इसका राइट आंसर ये है। अब यहां राजा राम मोहन राय को पहले क्वेश्चन में देखा, उनकी थोड़ी सी डिटेलिंग, थोड़ा अब देख लेते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, है ना। तो स्वामी दयानंद सरस्वती से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनसे जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देखते हैं। पॉइंट नंबर 1,
स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था मूलशंकर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है प्रीलिम्स एग्जाम्स में और पूछा भी जा सकता है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। इनको इंडिया का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। ये नोट डाउन कर सकते हैं आप। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। ये इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वेदों की ओर लौटो। और इन्होंने ही सर्वप्रथम ऑफिशियली तौर पे स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, स्वराज और स्वदेशी। इनका एक और नारा प्रचलित है इसी संबंध में। इन्होंने कहा था कि भारत जो है वो भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए है, उस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और स्वदेशी पे इन्होंने बहुत जोर दिया। इन्होंने कहा कि हमारा स्वयं का शासन होना चाहिए। तो सबसे पहले इस शब्द का उपयोग जो किया था वो किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इनकी ये बुक है सत्यार्थ प्रकाश। ये तो आपको सभी को पता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब किया था इन्होंने आर्य समाज की स्थापना? 1875 में। ठीक है, और इसका पहला मुख्यालय था आर्य समाज का बंबई में। उस समय मुंबई को बंबई कहा जाता था और बाद में इन्होंने इसका मुख्यालय बनाया लाहौर। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट्स जो हैं वो दयानंद सरस्वती जी से रिलेटेड है। इसके अलावा एक पॉइंट और उठता है, अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, एजुकेशन के क्षेत्र में, तो इन्होंने डीएवी कॉलेज की स्थापना की थी। ये 12th तक का स्कूल होता है, इसकी स्थापना की थी। उसके माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन अभी हमने स्वामी दयानंद सरस्वती जी को पढ़ रहे थे, तो वहां पे आप सभी को पता है इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। फ्रेंड्स, फायदा क्या होता है, जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको इंटरलिंक करके पढ़ते हैं तो आपके मैक्सिमम पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए ये टेक्निक आप जरूर इस्तेमाल करें इंटरलिंक करके पढ़ने की। ये भी क्वेश्चन डिस्कस किया जा चुका है कि राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है। ठीक है, तो आई थिंक कि इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा ऑलरेडी डिस्कस्ड है। ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। ये अकबर सेकंड का वहां केस लड़ने गए थे और वहीं पे इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, यानी वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया स्टार्टेड विद द इंस्पिरेशन ऑफ। ठीक है, तो भारत में जो नारी आंदोलन की बात कर रहे हैं और नारी आंदोलन में बात कर रहे हैं यहां कि इनकी प्रेरणा से स्टार्ट हुआ। जब आप भारत में नारी आंदोलन में जाएंगे, यहां पे देखिएगा जब वुमेन्स की बात होगी, ठीक है ना, पहले तो ये बता देता हूं कि यहां पे इसका आंसर होगा ज्योतिबा फुले जी। ठीक है ना, इनसे इंस्पिरेशन मिला, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन यहां से चीजों को इंटरलिंक करना है। क्या इंटरलिंक करना है कि भारत में जैसे वुमेन की अगर एजुकेशन की बात होगी मॉडर्न एरा में, आधुनिक युग में, तो उसमें पहला नाम आएगा 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच। चार्ल्स वुड डिस्पैच में पहली बार वुमेन की एजुकेशन की व्यवस्था की गई थी। हमारे प्राचीन काल में भी बहुत सारे नाम आते हैं, मध्यकालीन युग में भी बहुत सारे नाम आते हैं एजुकेशन की, लेकिन यहाँ मॉडर्न युग की बात हो रही है। तो मॉडर्न युग में ऑफिशियली 1854 में सबसे पहले चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था। इसके अलावा जो महिला आर्य समाज था,
पंडित रमाबाई थी, उन्होंने एजुकेशन के लिए बहुत काम किया, वुमेन एजुकेशन के लिए। डीके कर्वे थे, डीके कर्वे जी ने इंडिया का पहला वुमेन यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश किया था, वुमेन यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे, जैसे ज्योतिबा फूले हो गए, महागोविंद रनाडे हो गए, है ना। तो करना क्या है कि वुमेन से रिलेटेड जो जो कार्य हुए कब, आधुनिक युग में, उन सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है। इसी में एक पॉइंट और याद रखेंगे, एजुकेशन के साथ साथ जो महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ, इंप्रूवमेंट हुआ, जैसे विधवा पुनर्विवाह यानी विडो रीमैरिज, विधवा पुनर्विवाह, फिर इसी में सती प्रथा है वुमेन से रिलेटेड। विलियम बेंटिंग ने 1929 में इसको बैन कर दिया था, किसके प्रयास से? राजा राम मोहन नायक के। राजा राम मोहन नायक का क्या इंटरेस्ट था सती प्रथा में? क्योंकि उनके भैया की डेथ हो गई थी राजा राम मोहन नायक के, तो उनकी भाभी को भी सती होना पड़ा था और उसका बहुत प्रभाव पड़ा था उनके जीवन पे राजा राम मोहन नायक जी के, और उन्होंने अपनी बुक संवाद कौमुदी में इसका जिक्र भी किया है ना। तो विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा, फिर इसके अलावा ये कब आया था विधवा पुनर्विवाह? 1856 में ना, ठीक। फिर 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट आया था केशव चंद्र जी के प्रयास से, उसमें वुमेन की एज को लेके व्यवस्था की गई थी, और लास्ट में शारदा एक्ट आता है ना। तो क्या है, एक तरफ वुमेन से रिलेटेड जो भी सुधार हुए वुमेन इंपावरमेंट के लिए, उसको ध्यान में रखना है, क्या क्या हुआ उस टाइम पे, गवर्नर कौन था, किनके प्रयासों से ये चीजें सॉल्व हुई। दूसरा ये याद रखना है कि महिलाओं के लिए, उनके एजुकेशन के लिए किस किसने प्रयास किया, है ना। तो पॉइंट तो हम पढ़ रहे थे ये, लेकिन जो क्वेश्चन को इंटरलिंक करने की आर्ट है, उस आर्ट को हम इस्तेमाल करते हैं और उससे हमें क्या होता है, बेनिफिट होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ये स्टेटमेंट है, क्या कह रहा है? ब्रह्मा समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता है। बिल्कुल आपको पता होगा कि ये राजा राम मोहन नायक जी ने शुरू किया था और वो एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। सेकंड स्टेटमेंट है, आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। बिल्कुल पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि इन्होंने क्या किया था, डीएवी कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है। डीएवी का फुल फॉर्म अगर पूछ ले तो दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, है ना। तीसरा पॉइंट है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। बिल्कुल सही है, कब की थी? 1897 में की थी, जब ये अमेरिका से वापस आए थे विश्व धर्म सम्मेलन से। तो आने के बाद इन्होंने क्या किया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और बुक्स, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी स्थापित किए थे स्वामी विवेकानंद ने, और बहुत सारी बुक्स भी लिखी थी। तो इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपके तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, यानी 1, 2 और 3 तीनों सही हैं, ठीक है, तीनों सही हैं। अब हमने पहले स्टेट में दयानंद सरस्वती राजा राम मोहन नायक उनको देख चुके हैं, ठीक है, दयानंद सरस्वती जी को देख चुके हैं। अब पहली बार जिक्र हो रहा है यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी का। तो इसमें क्या करना है, हमें इंटरलिंक करके स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उनको हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड पॉइंट्स में। तो पहला, इनका बचपन का नाम जो था नरेंद्र नाथ दत्त था, ठीक है। इनका बचपन का नाम था किसका? स्वामी विवेकानंद जी का। और जब इनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ा, विवेकानंद स्पेशली, तो राजस्थान रियासत के एक राजा थे, ठीक है, उनके कहने पे इन्होंने अपना नेम चेंज किया, क्योंकि ये भारत भ्रमण कर रहे थे। उसी भ्रमण के दौरान ये राजस्थान पहुंचे थे और खेतड़ी रियासत के राजा थे अजीत सिंह, ठीक है। उन्हीं के कहने पे, उनके सुझाव पे इन्होंने नरेंद्र दत्त से अपना नाम क्या रख लिया, विवेकानंद रख लिया, ठीक है। और भी इनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, विश्व धर्म सम्मेलन में ये गए थे, ये आप सभी को पता है।
कहाँ कहाँ हुआ था विश्व धर्म सम्मेलन? वो हुआ था शिकागो, ठीक है, शिकागो अमेरिका में, शिकागो अमेरिका में वो सम्मेलन हुआ था जहां पे विवेकानंद जी गए थे। और इन्होंने जो वहां भाषण दिया था, वो भाषण द न्यूयॉर्क हेराल्ड करके एक अखबार था, एक न्यूज़पेपर था, जिसमें उनका यह भाषण छपा हुआ था। यहां से जितने भी पॉइंट मैं नोट डाउन करा रहा हूं, यहां से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। जहां भी जो भी नाम आए, बार बार कह रहा हूं कि वहां हमें क्या करना है, इंटरलिंक करके चीजों को याद करना है। जब तक आप क्वेश्चन फॉर्मेशन कैसे होता है, क्वेश्चन कैसे बनता है, अगर ये नहीं सीखेंगे तो आप कितना भी पढ़ लें, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होगी और आप अपनी क्षमता से कम क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। तो ये 3 फैक्ट है, इसको नोट डाउन करें, आगे और भी देखते हैं। इसके अलावा इन्होंने 2 ऑर्गेनाइजेशन, 2 संगठन बनाए थे। वो अमेरिका में बनाया था इन्होंने। एक तो बनाया था वेदांत सोसाइटी, कहां बनाया था इन्होंने? न्यूयॉर्क में। और दूसरा बनाया था इन्होंने शांति आश्रम, कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में क्या बनाया था इन्होंने? शांति आश्रम बनाया था। और वेदांत सोसाइटी बनाया था इन्होंने कहां पे? न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और वहां से जब अमेरिका से वो वापस आए थे तो 1897 में इन्होंने वेलूर में रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना की थी। और एक फैक्ट और है इनसे रिलेटेड कि सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें आधुनिक भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसका आध्यात्मिक पिता कहा था। किसको? स्वामी विवेकानंद जी को, है ना। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। एक पॉइंट और छूट रहा है इसमें, इनकी एक शिष्या थी मार्गरेट नोबल, जिनको नवोदिता सिस्टर भी कहा जाता है। इनकी शिष्या थी, आयरिश मूल की थी, जो बहुत फेमस हुई थी। तो ये सारे फैक्ट जो हैं वो स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? ठीक है, तो प्रार्थना समाज में 4 ऑप्शन दे रहा है, आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फूले, एमजी चंद्राकर और एमजी रनाडे। ठीक है, अब बताएं इसमें से क्या ऑप्शन सही होगा कि निम्न में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की। ठीक है, तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी किसने? आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है, और इन्होंने ही परमहंस मंडली की भी स्थापना की थी। किसने? आत्माराम पांडुरंग। तो ये नेम आपको याद रखना है कि क्योंकि इन्होंने 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे। एक बात और है कि इसमें जो रनाडे जी हैं वो भी सदस्य थे। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है कि आत्माराम पांडुरंग हटा के रनाडे जी का नाम डाल देता है। तो वहां पे हमें क्या करना है कि वहां पे हमें ये ध्यान देना है कि ऑप्शन रनाडे सही होगा उस क्वेश्चन में जहां पे इनका नेम नहीं होगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? 4 ऑप्शन है, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन और श्याम चंद्र दास। तो फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालें और देखें कि किसने ये पारित कराया था नेटिव मैरिज एक्ट, जिसको ब्रह्मा विवाह एक्ट भी कहा जाता है ना। तो आइए देख लेते हैं कि क्या ऑप्शन सही होगा।
नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में पारित हुआ था, किसके प्रयास से? तो वो थे केशव चंद्र सेन जी। ठीक है, अब यहाँ एक नया नाम आया, फिर इसको इंटरलिंक करेंगे, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, है ना। तो केशव चंद्र जी से रिलेटेड क्या फैक्ट है कि 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ, और उस समय जो गवर्नर था नॉर्थ ब्रुक था, नॉर्थ ब्रुक गवर्नर था। प्रयास किया था किसने? केशव चंद्र सेन जी ने। और क्या पारित हुआ? नेटिव मैरिज एक्ट। इसमें क्या व्यवस्था थी नेटिव मैरिज एक्ट में? अंतरजातीय विवाह की व्यवस्था थी ना, है। अब केशव चंद्र जी की बात करें तो केशव चंद्र सेन जी ने आदि ब्रह्मा समाज बनाया था। क्वेश्चन पूछा जाता है, आदि ब्रह्मा समाज, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है केशव चंद्र जी से रिलेटेड। ठीक है, इसको नोट डाउन करें आप। और इससे पहले भी एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा था, तो उस क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि वुमेन से रिलेटेड चीजें, तो वहां को अब उन चीजों को अभी डिस्कस कर दूंगा जो उनके सुधार के लिए जो भी मैरिज एक्ट पारित हुए, यही थोड़ा सा हम उसको समझ लेते हैं। ठीक है, एक इन्होंने इंडियन मिरर करके न्यूज़पेपर भी निकाला था, किसने? केशव चंद्र सेन जी ने। इसके अलावा जो देवेंद्रनाथ टैगोर की तत्वबोधिनी सभा थी, उसमें भी ये क्या थे? सदस्य थे, है ना। ठीक है, तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट थे केशव चंद्र जी से रिलेटेड। अब यहां बात हो रही थी मैरिज एक्ट की, तो इसमें और भी मैरिज एक्ट देख लेते हैं। ये तो 1872 में हो गया। दूसरा है पुनर्विवाह अधिनियम। ये कब बना था? ये बना था, पारित हुआ था 1856 में। किसके प्रयास से? तो वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विद्यासागर जी। और गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो दो एक्ट हो गए। एक पुनर्विवाह, यानी इसको कहते हैं विडो रीमैरिज एक्ट, यानी उन महिलाओं का जो विधवा हो चुकी थी उनके विवाह से संबंधित एक्ट पारित हुआ 1856 में। प्रयास किया ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग। ये जितने भी पॉइंट है क्वेश्चन पूछ लेगा कि पुनर्विवाह अधिनियम के समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। किसके प्रयास से हुआ? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से हुआ। ठीक इसी तरह जो नेटिव मैरिज एक्ट है कब पारित हुआ? 1872 में। किसके प्रयास से पारित हुआ? तो वो हो जाएंगे केशव चंद्र सेन जी। गवर्नर कौन था? नॉर्थ ब्रुक था। तीसरा देख लेते हैं, 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, इसको सम्मति आयु विवाह अधिनियम भी हिंदी में कहा जाता है। किसके प्रयास से? तो ये हुआ था बीएम मलबरी के प्रयास से, मलबरी नाम था इनका, और ये पारसी समुदाय से आते थे। इन्हीं के प्रयास से ये एज ऑफ कंसेंट 1891 में पारित हुआ था। लास्ट एक्ट जो है वुमेन से रिलेटेड वो है शारदा एक्ट। इसमें एक पॉइंट और रह गया है एज ऑफ कंसेंट में, किसके टाइम में पूछेगा? गवर्नर कौन था? तो गवर्नर थे उस टाइम पे लैंसडाउन। ये जितने भी मैं छोटे छोटे पॉइंट्स लिखवा रहा हूं फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स आपके पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और इनको एनी हाउ आपको याद रखना ही होगा, है ना। तो शारदा एक्ट देख लेते हैं। शारदा एक्ट किसके प्रयास से पारित हुआ? तो एक हरविलास शारदा जी थे, वो रहने वाले थे अजमेर राजस्थान के। उनके प्रयास से ये शारदा एक्ट जो है पारित हुआ था। इसमें लड़कों गर्ल्स के लिए न्यूनतम आयु 14 साल रखी गई थी शादी के लिए, और बॉयज के लिए न्यूनतम आयु 18 ईयर्स रखी गई थी। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि किस एक्ट में क्या प्रावधान किया गया था। और शारदा एक्ट में अगर मैं गवर्नर की बात करूं तो उस टाइम पे थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के समय में शारदा एक्ट पारित हुआ था।
तो क्या हुआ कि हमने एक क्वेश्चन देखा, उस क्वेश्चन में कुछ पॉइंट्स आए, उन पॉइंट्स को इंटरलिंक किया और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे जो लिस्ट दी गई है उसमें से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सी सुमेलित नहीं है, आइए एक एक करके देखते हैं। राजा राम मोहन राय ब्रह्मा समाज बिल्कुल सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज बिल्कुल सही है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन बिल्कुल सही है। महागोविंद रनाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी ये गलत हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी, न्यूयॉर्क में हुई थी। और किसने किया था, एक ऋषि महिला थी ब्लावात्स्की मैडम, उन्होंने किया था, और एक अमेरिकन कर्नल थे जिनका नाम था आलकार्ट, उनके प्रयासों से इस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तो यहां पे ये ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, है ना। अच्छा, थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी देख लेते हैं। स्थापना क्या कहाँ हुई थी, न्यूयॉर्क, ये मैंने आपको बताया ही। रूसी महिला थी ब्लावात्स्की, और अमेरिकन कर्नल थे जिनका नाम था आलकाट। अगर भारत में बात करें थियोसॉफिकल सोसाइटी की, तो भारत में इसकी स्थापना हुई थी अड्डेयार मद्रास में। कब हुई थी, 1882 में हुई थी। और इसकी एक एक्टिव मेंबर थी इंडिया में, वो थी एनी बेसेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट किससे रिलेटेड थे, थियोसॉफिकल सोसाइटी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, स्वामी विवेकानंद, रनाडे जी, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस। इसमें आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये तीनों बुक जिसने लिखा था वो लिखा था स्वामी विवेकानंद जी ने। कौन सी बुक लिखी थी, ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग। इससे पहले एक क्वेश्चन डिस्कशन में मैंने स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड जितने भी लगभग पॉइंट थे उसको डिस्कस किया था, है ना। अगला क्वेश्चन है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, है ना। चार ऑप्शन है, मदन मोहन मालवीय जी, सरोजिनी नायडू, जस्टिस रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसको हिंदी में भारत सेवक संघ या समाज भी कहा जाता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में इंग्लिश और हिंदी दोनों में सोसाइटी का नाम पूछ लेता है, तो वहां हमें कंफ्यूजन हो जाता है। आइए देखते हैं ऑप्शन क्या सही होगा। इसका ऑप्शन सही होगा डी, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। कब किया था इन्होंने, 1905 में किया था, पुणे महाराष्ट्र में। पुणे महाराष्ट्र में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इस सोसाइटी का स्थापना किया था, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। फ्रेंड्स आप देखेंगे एक लिस्ट में आपके साथ शेयर कर दूंगा, उस लिस्ट में उस टाइम पे जितनी भी जो रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म हुआ था उसमें जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे, जितने भी संगठन थे, उनके नेम, कब उनका फॉर्मेशन हुआ था, कब बने थे, उसका वर्ष, और किसने बनाया था या उससे संबंधित जो भी पर्सन है उनका नेम, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये लिस्ट आपको याद ही करनी पड़ेगी। पीछे से एग्जाम्स में क्या होता है, कुछ चीजों का कोई अल्टरनेट नहीं है, वो याद करने की टेक्निक आप अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये तो सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म के जो है ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा किसानों के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे, मजदूरों के ऑर्गेनाइजेशन थे, ठीक है, और जनजाति आदिवासी समाज के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे। जब उन्होंने आंदोलन किया था, वो लड़े थे, तो उन सारी चीजों को आपको याद रखना ही होगा, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैच करना है ना, एक दूसरे से। तो पहला है प्रार्थना समाज,
हमने अभी पहले इसके बारे में पढ़ा। अब देख लीजिए, जो मैं चीजें डिस्कस कर रहा था कि प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी, लेकिन उसके एक मेंबर थे, कौन थे? महागोविंद रनाडे। तो अब क्या है, यहाँ आत्माराम पांडुरंग का नेम तो दिया नहीं है, किसका नेम दे दिया? दे दिया महागोविंद रनाडे का। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है, इन्हीं छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान रखना है। दूसरा है रामकृष्ण मिशन, तो आपको सीधा पता है स्वामी विवेकानंद। सत्य शोधक समाज, ये हो जाएगा आपका ज्योतिबा फूले जी। और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज सर सैयद अहमद खान। ठीक है, तो इसमें क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? ए का 2, यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा। अब यहां एक नेम आया है फ्रेंड्स, जिसका नाम है ज्योतिबा फूले जी। अब देखते हैं ज्योतिबा फूले जी से क्या क्या फैक्ट पूछे जा सकते हैं, कुछ पॉइंट्स इनसे भी देख लेते हैं। तो इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, ज्योतिबा फूले जी ने। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है गुलामगिरी। और दीन बंधु करके एक पत्रिका भी निकाली थी इन्होंने। तो ये सारे फैक्ट रिलेटेड थे किससे? ज्योतिबा फूले जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमसी सीतलवाड़, बीएन राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। अभी इससे पहले जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसी क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, तो ये लोग मेंबर थे। अब यहां 4 ऑप्शन दिया, स्वराज पार्टी बिल्कुल नहीं होगा, ऑल इंडिया नेशनल लिबरल नहीं होगा, मद्रास लेबर यूनियन नहीं होगा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बिल्कुल होगा, यही सही ऑप्शन होगा। और ये किसने बनाई थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कहां बनाई थी? महाराष्ट्र में। कब बनाई थी? 1905 में, पुणे में, है ना। तो इस सोसाइटी के जो प्रमुख सदस्य थे वो ये तीनों थे। तो एक जगह तो पूछ लिया कि इसकी स्थापना किसने की थी, एक क्वेश्चन हो गया। कहां की थी, वो भी एक क्वेश्चन हो गया। कब की थी, किस सन में, वो भी एक क्वेश्चन हो गया। 3 क्वेश्चन। और 4th क्वेश्चन हो गया कि उसके प्रमुख मेंबर्स कौन कौन से थे। तो देखिए, एक छोटे से पॉइंट से कितने पॉइंट्स बना लिए जाते हैं, यही आपको ध्यान देना है। शारदा एक्ट, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि शारदा एक्ट संबंधित था। ठीक है, कब हुआ था शारदा एक्ट? 1929 में। किसके प्रयास से हुआ था? हरविलास शारदा जी, ये पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, कौन था गवर्नर? इरविन था। ठीक, व्यवस्था किया की गई थी कि गर्ल्स की 14 साल और बॉयज की मिनिमम एज जो है 18 साल रहेगी शादी के लिए। इससे पहले शादी करना अपराध की श्रेणी में आएगा। तो सिंपल सी बात है कि इसी में से क्या हो जाएगा? बाल विवाह से संबंधित था। जब आप मैक्सिमम टॉपिक डिस्कस कर लेते हो तो उसमें फिर कुछ बचता है नहीं, वो क्वेश्चन अपने आप हैंडल हो जाता है ना। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को आकर्षित किया? ठीक है, ये जो आंदोलन थे, तो जो हमारा समाज है उसमें से कौन कौन सा वर्ग इस आंदोलन से प्रभावित हुआ? पहला कह रहा है कि बुद्धिजीवी, बिल्कुल इंटेलेक्चुअल्स इससे प्रभावित हुए, क्योंकि जब उन्होंने पढ़ा वेस्टर्न वर्ल्ड को, वेस्टर्न एजुकेशन को, वहां की रेवोल्यूशन क्रांतियों को देखा, तो उनको भी लगा कि वहां पे बहुत सारे देश गुलामी की जंजीरों से विश्व में बाहर निकले तो हम भी निकल सकते हैं। और उसका इम्पैक्ट किसके दिमाग पे पड़ा? हमारे बुद्धिजीवियों के। और जनरली वो कहाँ के रहने वाले थे? शहर की उच्च जातियों के लोग थे, ये भी सही होगा। निर्धन और साधारण वर्ग, ये नहीं सही होगा। क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि निर्धन वर्ग उस समय का जो भारत था, उनकी समस्याएं अलग थी। उनको जो बेसिक फंडामेंटल नीड्स थी इंसान को जीने के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए जूझ रहे थे, तो ये कहां से उतने इंटेलेक्चुअल और बौद्धिक आंदोलन में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। उदार रजवाड़े, जो राजा रजवाड़े थे, उनके पास भी धन संपत्ति की कमी नहीं थी, तो इसलिए उनके बच्चे जो विदेश पढ़ने जाते थे, उन्होंने फॉरेन एजुकेशन ली। तो बेसिकली हुआ क्या कि जो पढ़ा लिखा और पैसे से संपन्न, धन से संपन्न वर्ग था,
उसने वेस्टर्न वर्ल्ड को पढ़ा, वहां की हिस्ट्री पढ़ी, फिलॉसफी पढ़ी, साइंस को पढ़ा, समाज को पढ़ा, डेवलपमेंट को देखा, और उन देशों को भी देखा जो अंग्रेजों के चुंगल से आजाद हुए, जो कॉलोनियां आजाद हुई। तो इनके दिमाग पे प्रभाव पड़ा कि क्यों ना ये चीज हम भारत में करें। तो ये ज्यादातर वही लोग थे जो पैसे वाले उच्च वर्ग के लोग थे। तो ऑप्शन पॉइंट नंबर 3 इसमें सही नहीं होगा। बाकी 1 2 4, तो 1 2 4 ये ऑप्शन डी सही होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दो स्टेटमेंट है। पहला क्या कह रहा है कि 19वीं सेंचुरी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब सामाजिक धार्मिक आंदोलन होते हैं तो लोगों की बौद्धिक चेतना का विकास होता है, साइंटिफिक सोच आती है, ठीक है, और जो भी कुरीतियां और रूढ़िवादी सोच है उसका पतन होता है। सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद बिल्कुल था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी साइंटिफिक अप्रोच बिल्कुल था, तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन ए भी सही है और बी भी सही है। अब ये देख लेते हैं कि क्या ऑप्शन जो बी है यानी आर, ये ए की व्याख्या करता है। तो ये किससे जुड़ा है? ऊपर क्या कह रहा है स्टेटमेंट कि सामाजिक सुधार आंदोलन, ठीक, उसमें भारत का आधुनिकीकरण, और सेम चीज इसमें भी कह रहा है, उसी से इंटरलिंक ये चीज है। तो यानी ए और दोनों आर सही होंगे और ए आर की सही व्याख्या है, यानी ऑप्शन बी, ठीक है। यहां से एक चीज आप और इंटरलिंक कर सकते हैं, जब पढ़ने के दौरान आप पढ़ेंगे तो जो यूरोप में पुनर्जागरण और प्रबोधन हुआ था उसका संबंध इस क्वेश्चन से है। इस पुनर्जागरण और प्रबोधन में क्या हुआ था कि यूरोप में उस टाइम पे सामंतवाद चल रहा था, जनता का शोषण हो रहा था, और जो चर्च था वो बहुत अत्याचार कर रहा था। चर्च और सामंत मिलके जनता पे अत्याचार कर रहे थे, और साइंस, विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, वो बहुत रुक से गए थे यूरोपियन लोग, उसमें कुछ नया नहीं हो रहा था। लेकिन जब ये रेनेसा और इनलाइटमेंट होता है तो वहां का समाज बदला, और वो यूरोप जो मध्यकालीन युग में सोया हुआ था वो आधुनिक युग में एंटर करता है। और उस प्रबोधन और पुनर्जागरण का असर ये होता है कि वहां पे औद्योगिक क्रांति आती है। इसके अलावा उस साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक सोच की वजह से बहुत सारी खोजें होती हैं, बहुत सारे आविष्कार होते हैं उस यूरोप में। भारत में भी ये चीज हुई, लेकिन इसका दायरा थोड़ा सीमित रहा। ये ज्यादातर धार्मिक सुधार में ही सीमित रहा। ये जो आंदोलन था ये धार्मिक और सामाजिक सुधार तक ही सीमित रहा। हमारे देश में विज्ञान के क्षेत्र में बहुत प्रगति नहीं हो पाई। हमारा जो ये आंदोलन था सामाजिक और धार्मिक आंदोलन, इसने समाज और धर्म में तो सुधार किया, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सुधार नहीं हो पाया। तो एक मेंस में भी ये क्वेश्चन बन जाता है इन दोनों का तुलना करने के लिए ना। ये पॉइंट बस यहाँ पे डिस्कस कर दिया छोटा सा मैंने आपको समझने के लिए, क्योंकि पढ़ने के दौरान अगर आप इंटरलिंक करके पढ़ेंगे तो उसका आपको बहुत बेनिफिट होगा। यहाँ कह रहा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले डिस्कस किया जा चुका है, इससे रिलेटेड चीजें। तो इसमें होगा मैडम HP ब्लावाट्स्की, ये रूस की रहने वाली थी, और इनके एक सहयोगी थे अमेरिका के जिनका नाम था कर्नन आलकाट, ठीक है, ये अमेरिका के रहने वाले थे। इन दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। भारत में भी कब हुआ था वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि भारत में इसकी जो एक विंग थी उसकी स्थापना हुई थी 1882 में। कहां हुई थी? अड्यार, मद्रास में, ठीक है। और एनी बेसेंट जो है इससे संबंधित थी, उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे थियोसॉफिकल सोसाइटी से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिम भारत के डीके कर्वे का नाम निम्न में से किस संदर्भ में लिया जाता है। डीके कर्वे पे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि डीके कर्वे ने भारत में महिलाओं के शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा काम किया था, ठीक है, शिक्षा के लिए काम किया था। और विधवा पुनर्विवाह में भी इन्होंने, विधवा पुनर्विवाह के लिए भी इन्होंने कुछ कार्य किए थे, हैं।
तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? सती प्रथा के लिए तो नहीं होगा, क्योंकि राजा राम मोहन राय थे, विलियम बेंटिंक के काल में हुआ। बाल शिशु हत्या से इनका कोई लेना देना नहीं है। स्त्री शिक्षा पे इन्होंने काम किया है, बिल्कुल सही होगा। विधवा पुनर्विवाह के लिए काम किया, सही होगा। तो ऑप्शन 3 और 4 इसमें सही होंगे, है ना। इनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि डीके कर्वे जी से रिलेटेड और फैक्ट क्या है। डीके कर्वे जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम महिला विश्वविद्यालय खोला था। प्रथम महिला विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी कब? 1916 में। और अगर महिलाओं के लिए बात हो कि भारत में सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पे कब प्रावधान किया गया, तो 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच में, ठीक है ना। और अगर यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो प्रथम महिला विश्वविद्यालय किसने खोला था? तो वो थे हमारे डीके कर्वे जी, है ना। और इन्हीं डीके कर्वे जी को भारत सरकार की तरफ से इनके कार्यों के लिए पद्म विभूषण और भारत रत्न भी इनको दिया जा चुका है। इन्होंने जो महिला उत्थान के लिए कार्य किया था, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो डीके कर्वे से पूछे जाते हैं। अब यहां क्वेश्चन है कि नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन हैं? 4 ऑप्शन है, राधा कृष्ण, टैगोर, अंबेडकर जी, विवेकानंद जी। इन चारों में से एक ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो। तो फ्रेंड यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। अगर इसी से इंटरलिंक करें क्वेश्चन, तो यहां पूछा जाता है नव हिंदूवाद का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो वो हो जाएंगे विवेकानंद जी, ठीक ना। तो फ्रेंड अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो क्या था कि जो प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स में स्टेट के पीसीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उन क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है। आगे हम क्या करेंगे कि हिस्ट्री में ये सारे प्रीवियस ईयर डिस्कस करने के बाद कुछ मॉडल क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, है ना। क्यों हम ये डिस्कस करते हैं क्वेश्चन इसलिए डिस्कस किया जाता है कि पढ़ना एक अलग चीज होती है। आप मॉडर्न इंडिया में किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं और आपने उसको याद कर लिया, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो जो एग्जामिनर होता है, जो आपके क्वेश्चंस बनाते हैं जो लोग, वो यही ध्यान रखते हैं कि एक टॉपिक से कितने काइंड्स ऑफ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। वो बिल्कुल सिंपल तो नहीं रखेंगे कि आप इजिली जाके कर लें। तो जब हम बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो एक तो हमारी एक्यूरेसी बहुत स्ट्रांग होती है, दूसरा हमारी स्पीड बढ़ जाती है, तीसरा हमें यह समझ में आने लगता है कि क्वेश्चन बनता कैसे है एक टॉपिक से और उसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो क्लासेस होती हैं उसको बिल्कुल आपको करना चाहिए, उससे फायदा मिलेगा एग्जाम में। और हमने क्या किया कि इस प्लेटफॉर्म पे, संपूर्ण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सारे सब्जेक्ट के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी साइंस, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर कि जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर वो हम डिस्कस करेंगे, इंटरलिंक करके बताएंगे कि उससे और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती हैं, और मॉडल क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, संपूर्ण आईएएस पीसीएस के प्लेटफॉर्म पे हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है आईएएस पीसीएस मेंटरशिप प्रोग्राम। इसको लीड कर रहे हैं हमारे सिलेक्टेड ऑफिसर्स जो यूपीएससी एग्जाम में सिलेक्टेड है। कोई आईपीएस पद पे है, कोई आईएएस पद पे है, कोई आईएफएस पद पे है। इसके अलावा जो स्टेट पीसीएस में सिलेक्टेड ऑफिसर्स हैं वो स्टेट पीसीएस के लिए मेंटरशिप कर रहे हैं। तो नीचे लिंक में हमारा नंबर दिया गया है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उससे आप हमसे जुड़े और इस मेंटरशिप प्रोग्राम का आप लाभ उठा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।